नमस्ते। आज हम ज़ोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक श्रीधर वेम्बू के जीवन और काम को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास उनकी पृष्ठभूमि, ज़ोहो के सफलता, उनकी जो अलग सी जीवन शैली है और हाल के कुछ बदलाव और हाँ कुछ विवादों पर भी कई लेख और नोट्स हैं। हाँ, काफी कुछ है डिस्कस करने को। एक अरबों डॉलर की टेक कंपनी बनाने वाला शख्स, लेकिन वो सिलिकॉन वैली छोड़कर भारत के एक छोटे से गांव में बस जाए, ये कहानी तो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास मिलता है। शुरुआत श्रीधर वेम्बू की यात्रा से करते हैं, तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय परिवार से, फिर आईआईटी मद्रास और प्रिंसटन से पीएचडी, हाँ। और ज़ोहो शुरू करने से पहले क्वालकॉम में काम भी किया। ये तो काफी एक तरह से पारंपरिक रास्ता लगता है ना? हाँ, शुरुआत तो वैसी ही थी कह सकते हैं। लेकिन 1996 में टोनी थॉमस के साथ एडवेंट नेट इंक, जो बाद में ज़ोहो बनी, उसकी स्थापना के बाद रास्ता थोड़ा अलग हो गया। अच्छा। खासकर 2001 में। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि वो बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स की बजाय छोटे और मध्यम व्यवसायों मतलब एसएमईज पर फोकस करेंगे। ये ज़ोहो के लिए एक आप कहिए टर्निंग पॉइंट था। हाँ, ये तो बड़ा शिफ्ट होगा। और फिर प्रोडक्ट्स आए जैसे ज़ोहो सीआरएम 2005 में, जो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और ज़ोहो वन 2017 में। हाँ, बिल्कुल। और देखते ही देखते 80 मिलियन 8 करोड़ से ज्यादा यूजर्स और रेवेन्यू भी करीब $1 बिलियन। जी, वित्त वर्ष 2023 में 8,703 करोड़ रुपए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब बिना किसी बाहरी फंडिंग के। ये कैसे हुआ? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही ज़ोहो की सबसे अनूठी बात है, उनका बूटस्ट्रैप्ड मॉडल। कंपनी ने कभी बाहर से वेंचर कैपिटल लिया ही नहीं। अच्छा। अपनी जो कमाई हुई उसी को वापस बिजनेस में लगाया और उसी से ग्रो किया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वेम्बू की जो लॉन्ग टर्म सोच है और बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने हिसाब से चलने की जिद, उसका प्रतीक है। सही कहा। इससे उन्हें पूरी आजादी मिली होगी फैसले लेने की। बिल्कुल। और आज देखिए 9 देशों में ऑफिस हैं। उन्हें कई बार द बूटस्ट्रैप्ड बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। ये नाम उनकी शायद मिनिमलिस्ट सोच को दिखाता है। हाँ, उनके व्यापार और जीवन के प्रति जो एक दार्शनिक नजरिया है उसे दर्शाता है। और 2019 में उनका सैन फ्रांसिस्को बे एरिया छोड़कर सीधा तमिलनाडु के थेनकासी गांव में बस जाना। हाँ, ये तो बहुत ही असामान्य कदम था किसी टेक सीईओ के लिए। इसके पीछे क्या सोच थी? ये दिखाता है कि वो गांव के विकास और शिक्षा को लेकर कितने सीरियस हैं। 2005 में उन्होंने ज़ोहो यूनिवर्सिटी शुरू की थी, जिसे अब ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये ग्रामीण हाई स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, कम्युनिकेशन वगैरह में ट्रेन करती है। और कमाल की बात यह है कि 2023 तक ज़ोहो के लगभग 15% कर्मचारी इसी प्रोग्राम से निकले हुए थे। 15%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, उनका मकसद सिर्फ कंपनी चलाना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के जो अवसर हैं उन्हें गांव तक पहुंचाना है। जैसे कोविड के बाद उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु में 10 ग्रामीण केंद्र खोलने की योजना बनाई। हाँ, और उनका वो जेन रोबोटिक्स में निवेश $2.5 मिलियन का, वो कंपनी जो हाथ से मैला ढोने की समस्या खत्म करने के लिए रोबोट बना रही है। हाँ, वो भी उनके सामाजिक सरोकार का एक और उदाहरण है। ये प्रतिबद्धता से पैसे देने तक नहीं, बल्कि कंपनी कैसे चले, आगे क्या करे, इसमें भी दिखती है। और इसी सिलसिले में जनवरी 2025 में एक बड़ा बदलाव भी आया, जब उन्होंने सीईओ का पद छोड़ दिया। सही कहा। अब वो मुख्य वैज्ञानिक यानी चीफ साइंटिस्ट की भूमिका में है। कहा कि वो अपना पूरा समय R&D पर लगाना चाहते हैं, खासकर AI में जो तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखते हुए। जी, और शैलेश कुमार डेवी अब नए ग्रुप सीईओ हैं। ये ज़ोहो के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। और AI पर वेम्बू के विचार भी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्या विचार है उनके? उनका मानना है कि AI से शायद ऐसा न हो कि बड़े पैमाने पर नौकरियां चली जाएं, लेकिन हाँ, ये आर्थिक असमानता को बहुत बढ़ा सकता है। उनके लिए असली चिंता वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी धन का समान वितरण है। अच्छा। और उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को एक तरह से चेतावनी भी दी है कि वो बहुत ऊंची सैलरी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार ना समझें। ये आज के माहौल में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हालांकि उनकी जो पब्लिक इमेज है वो हमेशा विवादों से परे नहीं रही। जनवरी 2020 में एक घटना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि थे। हाँ, उस पर काफी बहस हुई थी सोशल मीडिया पे। हाँ हुई थी।
सोजू के अनुसार उन्होंने एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर अपने इस कदम का बचाव किया था। कहा कि वो वही करेंगे जो उनकी अंतरात्मा कहेगी। इस घटना और एक और मामला था 2018 का, एक पूर्व कर्मचारी के इस्तीफे से जुड़ा, जिसका कारण कथित तौर पर कंपनी इंटरनेट पर आरएसएस की आलोचना से संबंधित था। इन चीजों से वर्कप्लेस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर कुछ सवाल जरूर उठे। सही है, और हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोतों में दर्ज है। किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करने का हमारा इरादा नहीं है। जी बिल्कुल, निष्पक्ष रिपोर्टिंग जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो श्रीधर वेम्बू एक ऐसे उद्यमी के तौर पर सामने आते हैं जिन्होंने न सिर्फ एक सफल ग्लोबल टेक कंपनी बनाई, बल्कि उसे सामाजिक जिम्मेदारी और ग्रामीण विकास के साथ जोड़ने की कोशिश भी की। ज़ोहो की कहानी, जो पारंपरिक सिलिकॉन वैली सक्सेस स्टोरीज है, उनसे काफी अलग है। निश्चित रूप से उनकी अपनी यात्रा, ज़ोहो का ये आत्मनिर्भर बूटस्ट्रैप्ड मॉडल और गांव पर उनका फोकस, ये सब टेक्नोलॉजी, बिजनेस और समाज के आपसी रिश्तों पर कई जरूरी सवाल खड़े करते हैं। हाँ, सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आज की चर्चा से एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी, क्या श्रीधर वेम्बू का ये गांव केंद्रित आत्मनिर्भर व्यापार मॉडल, खासकर अब जब एआई का प्रभाव इतना बढ़ रहा है, क्या ये भविष्य में दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के लिए भी एक प्रैक्टिकल और टिकाऊ रास्ता हो सकता है? इस पर विचार कीजिएगा। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई और दिलचस्प जानकारियों के साथ।